Hello and welcome to Agro Academy online learning platform. In this class, we are going to discuss all the important numerical values of renewable energy, which are directly asked in different AEN examinations. I request all students to watch the complete class and download the class PDF from our Telegram channel. और एक जरूरी अनाउंसमेंट, एग्रो एकेडमी ने न्यू ईयर डिस्काउंट ऑफर आज रात तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो इंतजार मत कीजिए, ये टॉप क्वालिटी फैकल्टी के साथ अपनी प्रेपरेशन शुरू करने का बेस्ट टाइम है। ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, तो आज की क्लास का उद्देश्य है रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े उन सभी महत्वपूर्ण संख्यात्मक मानों, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज को याद करना जो सीधे एईएन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हाँ, और हम इसे 3 मुख्य भागों में देखेंगे: सोलर एनर्जी, फिर बायोगैस और अंत में गैसिफिकेशन। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं सोलर एनर्जी से। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी नंबर है सोलर कांस्टेंट। इसकी वैल्यू है 1367 वॉट पर मीटर स्क्वायर। Yes, the solar constant is 1367 watts per square meter. This is the amount of solar energy received per unit area just outside the Earth's atmosphere. अब इसे आसान हिंदी में समझाएं। मतलब ये सौर ऊर्जा की वो मात्रा है जो पृथ्वी के वायुमंडल के ठीक बाहर स्पेस में 1 स्क्वायर मीटर एरिया पर मिलती है। और परीक्षा के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है? आरपीएससी एएन और दूसरे स्टेट एईएन एग्जाम्स में ये एक बहुत ही कॉमन एमसीक्यू है। मतलब ये न्यूमेरिकल डायरेक्टली क्वेश्चन बन चुका है। अच्छा, और स्टूडेंट्स इसमें क्या गलती करते हैं? वो अक्सर इसे 1350 से 1382 WM स्क्वायर की रेंज के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं और गलत ऑप्शन चुन लेते हैं। ऑप्शन में यही गलती करवाते हैं। तो इसे याद रखने की कोई ट्रिक? हाँ, एक सिंपल लाइन है, सूरज की कृपा 1367 वॉट की। बढ़िया है, तो याद रखें सोलर कांस्टेंट है 1367 WM स्क्वायर। बिल्कुल। अब कुछ और कांस्टेंट्स देख लेते हैं। डायमीटर ऑफ सन यानी सूर्य का व्यास, यह है 1.39 × 10⁻9 मीटर्स। और पृथ्वी का? डायमीटर ऑफ अर्थ है 12,800 किलोमीटर। यहाँ यूनिट पे ध्यान देना जरूरी है, ये किलोमीटर में है। ओके, अब आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं: रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी। हाँ, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न हैं जो स्टेटमेंट के रूप में आते हैं। जैसे एक नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस की रिफ्लेक्टिविटी होती है 0 और एक परफेक्ट रिफ्लेक्टर मतलब व्हाइट बॉडी की होती है 1। ठीक है, और ट्रांसमिटिविटी? एक ओपेक सरफेस की ट्रांसमिटिविटी 0 होगी क्योंकि उसके आर पार कुछ नहीं जा सकता, और परफेक्ट ट्रांसपेरेंट की 1। और एब्जॉर्प्टिविटी? व्हाइट बॉडी की 0 होगी और ब्लैक बॉडी की 1। सही। इन्हीं वैल्यूज को स्टेटमेंट में बदलकर पूछते हैं। अगला नंबर है ब्लैक बॉडी टेम्परेचर जो है 5762 K। और इसी से जुड़ा है स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 5.67 × 10⁻⁻8 WM स्क्वायर K4। इस वैल्यू को कंफ्यूज मत करना। अगला है आवर एंगल, घंटा कोण। ये सोलर नून पर 0 होता है। हाँ, और ये 15 डिग्री प्रति घंटा के दर से बदलता है। जमीन पर जब सूरज सीधा सिर पर हो, मतलब ओवरहेड सन रेडिएशन, वो कितना होता है? वो होता है 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए कौन सा देशांतर यूज होता है? 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर। अब स्पेक्ट्रम वेवलेंथ की बात करते हैं। यूवी रेज की वेवलेंथ कितनी होती है? यूवी रेज होती हैं 0.01 से 0.4 माइक्रोमीटर। विजिबल लाइट? विजिबल होती है 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर। रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड? 0.7 से 3 माइक्रोमीटर। और थर्मल इंफ्रारेड? वो 3 से 100 माइक्रोमीटर तक। आखिर में माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की रेंज सबसे बड़ी है, 1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक। ये सभी वैल्यूज बहुत स्पेसिफिक हैं। हाँ, इन्हें सीधे याद रखना होता है। अब एक बहुत जरूरी टॉपिक पर आते हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन यानी STC। इसमें 3 वैल्यूज हैं: टेम्परेचर 25 डिग्री C, सोलर रेडिएशन 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, और विंड स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल, यह सौर सेल की एफिशिएंसी को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड है। बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में याद रखना। अब कुछ सोलर इक्विपमेंट्स की वैल्यूज देख लेते हैं। एब्जॉर्बर प्लेट की मोटाई 1 से 2 मिलीमीटर। सोलर कुकर के अंदर का तापमान, ये अलग अलग टाइप के लिए अलग है ना? हाँ, फ्लैट प्लेट बॉक्स कुकर में 160 डिग्री सेल्सियस, मल्टी रिफ्लेक्टर बॉक्स में 200 से 250 डिग्री सेल्सियस, और सर्कुलर पैराबोलिक कुकर में उसमें सबसे ज्यादा 300 से 400 डिग्री सेल्सियस तक। थर्मल इंसुलेशन की मोटाई कितनी रखते हैं? 5 से 10 सेंटीमीटर। सोलर सेल की सैद्धांतिक दक्षता मतलब थ्योरेटिकल एफिशिएंसी कितनी होती है? 25%।
और विंड टरबाइन की? उसकी होती है 35%। विंड वेलोसिटी किस ऊंचाई पर मापी जाती है? 10 मीटर की ऊंचाई पर। सोलर कुकिंग के लिए सबसे अच्छा समय? सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक, मतलब 11 to 1400 आवर्स। आखिर में सोलर रेफ्रिजरेशन का ऑपरेटिंग टेम्परेचर? इसमें 2 सिस्टम हैं। Li Briar H2O के लिए 85 से 95 डिग्री सेल्सियस और NH3H2O के लिए 120 से 150 डिग्री सेल्सियस। तो ये सोलर एनर्जी की टेबल पूरी हुई। एक छोटा सा रिकैप हो जाए। वॉट पर मीटर स्क्वायर और सोलर सेल की सैद्धांतिक दक्षता 25%। याद रखो, ये तीनों मान परीक्षा में बार बार आते हैं। एग्रो अकेडमी ने RPSC AEN फाउंडेशन बैच पे आज रात तक के लिए न्यू ईयर का ऑफर बढ़ा दिया है। हाँ, कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और कंपटीशन से आगे रहने के लिए अभी ज्वाइन करें। डिटेल्स टेलीग्राम पर देखें। चलिए लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अब हम आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, बायोगैस उत्पादन। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि अलग अलग जानवरों से प्रतिदिन कितनी फीड मिलती है। गाय और घोड़े से 10 किलो, बैल से 12 किलो, भैंस से 15 किलो सबसे ज्यादा, मानव मल यानी नाइट सॉइल से 0.4 किलो प्रति व्यक्ति, बछड़े और भेड़ बकरी से 5 किलो और सुअर से 2 किलो। अब देखते हैं कि इन स्रोतों से बायोगैस का उत्पादन कितना होता है। गाय के गोबर से 0.04 मीटर क्यूब केजी, घोड़े की खाद से 0.06 मीटर क्यूब केजी, सुअर की खाद से 0.08 क्यूबिक मीटर केजी, ये काफी ज्यादा है। बकरे की मैंगनी से 0.028 क्यूबिक मीटर केजी, मुर्गियों की बीट 0.024 क्यूबिक मीटर केजी। और अगर गाय के गोबर में चावल की भूसी मिला दें तो उत्पादन बढ़कर 0.048 क्यूबिक मीटर केजी हो जाता है। और गाय का गोबर और सुअर की खाद मिलाने पर 0.05 क्यूबिक मीटर केजी। अब एक बहुत जरूरी पैरामीटर, रिटेंशन टाइम, मतलब अवधारण समय। गाय के गोबर के लिए कितना है? 50 दिन सबसे ज्यादा। मानव मल के लिए 30 दिन और सुअर और मुर्गी के वेस्ट के लिए 20 दिन। तो इसे याद रखने की ट्रिक ये हो सकती है कि गाय का गोबर पचने में सबसे ज्यादा समय लेता है 50 दिन। बिल्कुल सही। अब देखते हैं बायोगैस की जरूरत कितनी होती है खाना पकाने के लिए। 0.28 से 0.42 क्यूबिक मीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। रोशनी के लिए 0.11 से 0.15 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा। और इंजन चलाने के लिए 0.45 से 0.54 क्यूबिक मीटर प्रति हॉर्स पावर प्रति घंटा। अब प्लांट से जुड़ी कुछ बातें। 1 क्यूबिक मीटर प्लांट के लिए कितने गोबर की जरूरत होगी? 25 किलो गाय का गोबर। हाँ, ये न्यूमेरिकल डायरेक्टली क्वेश्चन बन चुका है। स्लरी यानी घोल की बल्क डेंसिटी कितनी होती है? 1090 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और बायोगैस प्लांट का डायमीटर और गहराई का अनुपात 0.66 से 1। बायोगैस उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मतलब ऑप्टिमम कंडीशंस क्या है? पीएच कितना होना चाहिए? 6.5 से 7.5। तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। और CN रेशियो, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये 30.1 होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। फीड में टोटल सॉलिड कंटेंट कितना होना चाहिए? 9 से 10%। इन पर तो सीधे प्रश्न बनते होंगे। हाँ, CN अनुपात और तापमान पर सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बायोगैस की संरचना मतलब कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। हाँ, मीथेन CH4 कितनी होती है? 50 से 60%। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 30 से 40%। अमोनिया NH3 2% से कम। और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S 1 से 2%। तो इसे याद रखने की ट्रिक हो सकती है बायोगैस में आधे से ज्यादा मीथेन। बिल्कुल। चलिए तो अब इस बायोगैस वाली टेबल का भी एक रिकैप कर लेते हैं। हाँ, इस टेबल का रिकैप: CN अनुपात 30.1, इष्टतम तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस और मीथेन 50 से 60%। याद रखो, बायोगैस का मतलब मीथेन और CN अनुपात। अब हम अपने आखिरी भाग पर आते हैं, गैसिफिकेशन और जैव ईंधन। बायोमास का इग्निशन टेम्परेचर मतलब प्रज्वलन तापमान कितना होता है? 500 डिग्री सेल्सियस। अब क्षमता के आधार पर गैसिफायर का वर्गीकरण देखते हैं। स्मॉल गैसिफायर 10 किलोवाट से कम, मीडियम 10 से 50 किलोवाट, लार्ज 50 से 300 किलोवाट और वेरी लार्ज 300 किलोवाट से ज्यादा। गैसिफायर का ऊंचाई और व्यास का अनुपात क्या होता है? 3.1। अब गैसिफायर के अंदर के जोन्स का तापमान देखते हैं। ड्राइंग जोन 120 डिग्री सेल्सियस तक, पाइरोलिसिस जोन 200 से 600 डिग्री सेल्सियस, ऑक्सीडेशन जोन ये सबसे गर्म होता है ना? हाँ, 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस और रिडक्शन जोन 600 से 900 डिग्री सेल्सियस। परीक्षा में जोन का क्रम और सबसे गर्म जोन पर सवाल आता है। बिल्कुल, ऑक्सीडेशन जोन सबसे गर्म है। अब प्रोड्यूसर गैस की संरचना देखते हैं। इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन N2,
45 से 55%, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, 18 से 22%, हाइड्रोजन H2, 13 से 19%, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 9 से 12%, और मीथेन CH4। सिर्फ 2 से 5%। तो इसकी याद रखने की ट्रिक होगी प्रोड्यूसर गैस में आधी से ज्यादा नाइट्रोजन। सही। अब इथेनॉल उत्पादन की बात करते हैं। 100 ग्राम ग्लूकोज से कितना इथेनॉल बनता है? 51.4 ग्राम इथेनॉल और 48.8 ग्राम CO2, और इथेनॉल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट? 78 डिग्री सेल्सियस। अब सबसे जरूरी तुलना कैलोरीफिक वैल्यू की। बायोगैस की कितनी होती है? 20 से 24 मेगाजूल मीटर क्यूब, और प्रोड्यूसर गैस की? सिर्फ 3.9 से 4 मेगाजूल मीटर क्यूब। ये तो बहुत कम है। हाँ, और छात्र अक्सर दोनों गैसों के ऊष्मीमान में कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वैल्यू को कंफ्यूज मत करना, बायोगैस की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो चलिए आज पढ़े हुए सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज का एक क्विक रिवीजन करते हैं। जरूर। सोलर कांस्टेंट 1367 Wm², स्टैंडर्ड टेस्ट रेडिएशन 1000 Wm², सोलर सेल एफिशिएंसी 25%, बायोगैस CN रेशियो, 30.1, बायोगैस ऑप्टिमम टेम्परेचर 35-40 degrees Celsius, CH4 in biogas, 50-60%, N2 in producer gas, 45-55%, biogas calorific value 20-24 mgm3, और producer gas calorific value। 3.94 mgm3। अब सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले हाई प्रायोरिटी वैल्यूज बता दीजिए। ये तो लगभग हर AE एग्जाम में आते होंगे। हाँ, नंबर 1 सोलर कांस्टेंट 1367 Wm², नंबर 2, स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस 25 डिग्री सेल्सियस 1000 Wm², तीसरा, बायोगैस CN रेशियो 30.1, चौथा CH4 परसेंटेज इन बायोगैस 50-60%, और पांचवा। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस 20-24 mgm3। क्लास PDF रिवाइज करें और ऑडियो रिप्ले करें फॉर रिटेंशन। कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल द बेस्ट फॉर RPSC AEN प्रिपरेशन। थैंक यू।